नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का किया उद्घाटन। 8 फरवरी तक चलने वाले कार्यक्रम में ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना उद्देश्य। कार्यक्रम में दुनिया भर के 30 से अधिक मंत्रियों की उपस्थिति। मत्स्य पालन विभाग के लिए नए बजट में 38.45% वृद्धि। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर किया गया 20 लाख करोड़ रुपए। मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला से संबंधित नवाचारों को मिलेगी तेजी। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अंतर्गत एम्स अस्पताल में खोली जाएगी मिलेट्स कैंटीन। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के तहत मरीजों को दिया जाएगा मिलेट से बना खाना। डॉक्टरों के अनुसार बाजरे से बने व्यंजन सेहत के लिए बेहद लाभकारी। मध्य प्रदेश के किसानों से सरकार 2125 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य पर खरीदेगी 80 लाख टन गेहूं। इसके लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू। खाद्य विभाग के अनुसार प्रदेश में किसानों के पंजीयन के लिए बनाए गए 3480 केंद्र। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन किया। इसका आयोजन 6 से 8 फरवरी तक होगा तथा इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में तेल विपणन कंपनियों के 84 रिटेल आउटलेट में E20 ईंधन की शुरुआत की। E20 ईंधन के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि 2025 तक एथेनॉल का मिश्रण पूरी तरह 20% तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तेल विपणन कंपनियां 2G, 3G एथेनॉल संयंत्र लगा रही हैं, जिससे इस कार्य में प्रगति होगी। पीएम मोदी ने कहा कि एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड पहल के तहत वर्दी लॉन्च की। सिंगल यूज प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना के अनुरूप इंडियन ऑयल ने खुदरा ग्राहक परिचारकों और एलपीजी डिलीवरी कर्मियों के लिए वर्दी तैयार की है, जो रिसाइकिल किए हुए पॉलिएस्टर यानी RPET और कपास से बनी है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत लीड कर रहा है। उन्होंने कहा कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा दे रहा है। एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा
25% तक बढ़ाएगा। पीएम मोदी ने इंडियन ऑयल के इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम के ट्विन कुकटॉप मॉडल का भी लोकार्पण किया और इसके वाणिज्यिक रोल आउट का शुभारंभ किया। इंडियन ऑयल ने इससे पहले एकल कुकटॉप के साथ एक अभिनव और पेटेंट इंडोर सोलर कुकिंग सिस्टम विकसित किया था। पीएम मोदी ने ग्रीन मोबिलिटी रैली को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में वे वाहन शामिल किए गए जो हरित ऊर्जा स्रोतों से चलते हैं। रैली से हरित ईंधन के प्रति लोगों को जागरूक करने में मदद मिलेगी। और केंद्रीय पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि देश में तकरीबन 60 करोड़ लोग पेट्रोल पंप पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि विश्व में बढ़ती ईंधन की कीमतों को देखते रहना और रोकना जरूरी है। भारत में ईंधन सबको और वाजिब कीमतों में उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारत में ऊर्जा की बड़ी जरूरत को देखते हुए भी एक जिम्मेदार देश की तरह 2070 तक नेट जीरो और 2030 तक 1 बिलियन टन कार्बन कम करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण पूरा करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। सरकार के एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम में किसानों की आय बढ़ाने में भी काफी मदद मिली है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम हमेशा से सरकार की प्राथमिकताओं में रहा है। सरकार के निरंतर प्रयासों की वजह से एथेनॉल उत्पादन क्षमता में 2013-14 के बाद से 6 गुना वृद्धि दर्ज की गई है। एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम और जैव ईंधन कार्यक्रम के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों के दौरान उपलब्धियों ने न केवल भारत की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाया है, बल्कि इस वजह से 318 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भी कमी आई है। साथ ही करीब 54,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा की बचत भी हुई है। किसानों को भी 49,000 करोड़ रुपए से अधिक का हस्तांतरण किया गया है। जाहिर तौर पर एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम ने एक और जहां पर्यावरण को स्वच्छ करने में योगदान दिया है, वहीं इससे गन्ना किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिली है। जब से 2014 से हमारा एथेनॉल शुरू हुआ प्रोडक्शन, उसके बाद में क्या हुआ कि आज की डेट में हमें 14 दिनों के समय पे हमें पेमेंट मिल रहा है और उस पेमेंट को हम क्या करते हैं, अपने जितने भी हमारे खर्चे हैं, चाहे वो फसल प्रबंधन हो, बच्चों की फीस हो, या घर में किसी व्यक्ति के इलाज के लिए हो, या हमारे पारिवारिक आयोजन हो, उन सभी में हम आराम से इजीली खर्चा कर लेते हैं और अपने जो हमारा जीवन स्तर है उसमें काफी हद तक सुधार हुआ है। इथेनॉल अब सरकार मोदी जी की वजह से 2014 के बाद में वो उठा रहे हैं, उसकी वजह से हमको 10% तक 12% तक वो इथेनॉल पेट्रोल में मिला रहे हैं। उसकी वजह से हर 21 दिन के बाद पेमेंट आ रही है। जब से माननीय मोदी जी ने इथेनॉल का उत्पादन शुरू करवाया चीनी मिलों में, उससे हम लोगों का पेमेंट जो है बहुत टाइमली होता है। पेमेंट जब टाइमली होता था उससे हमारे सब हम किसानी जैसे किसान में हम खाद बीज लगाते हैं तो टाइमली सब हो जाता है। तो हम लोगों को बहुत अच्छी इससे इनकम हुई है, बहुत आर्थिक स्थिति हमारी शुद्ध हुई है। हम लोग अभी देख रहे हैं तो ये गन्ने के रस से ये इथेनॉल जो बन रहा है, तो इसमें मतलब अपना देश का भी अच्छा ये हो रहा है और वातावरण का भी अच्छा ये हो रहा है और सबसे बड़ा मेरा जैसा किसान लोग का जिंदगी सुधर गया है। पहले गन्ने का इतना रेट भी नहीं मिलता था, 4-6 महीने में हमारा बिल आता था, लेकिन अभी जब से इसका इथेनॉल निर्मित हो रहा है तब से हमको 1 टाइम ही पेमेंट मिल जाता है। मतलब अभी गन्ना हमने शुगर फैक्ट्री को भेज दिया तो 1 महीने के अंदर हमारा पेमेंट हमारे अकाउंट पे जमा हो जाता है। E20 ईंधन के तहत पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिश्रण किया जाता है। सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण को पूरा करने के लक्ष्य को लेकर चल रही है। तेल विपणन कंपनियां 2G, 3G एथेनॉल प्लांट लगा रही है, जिससे इस लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मत्स्य पालन विभाग के लिए 2022-23 के दौरान 1,624.18 करोड़ रुपए और 2021-22 के दौरान 1,360 करोड़ रुपए के मुकाबले 2,248.77 करोड़ रुपए का राशि के आवंटन की घोषणा की है।
ये वित्त वर्ष 2022-23 के बजट की तुलना में 38.45% की समग्र वृद्धि को दर्शाता है और ये विभाग के लिए अब तक के सबसे अधिक वार्षिक बजटीय सहयोग में से एक है। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना नाम से एक नई उप योजना की घोषणा भी की थी। PMMSY के तहत केंद्रीय क्षेत्र की उप योजना में 6,000 करोड़ रुपए का लक्षित निवेश है। इसका उद्देश्य मछुआरे, मछली विक्रेता और मत्स्य क्षेत्र में लगे सूक्ष्म और लघु उद्यमी की आय को बढ़ाना है। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देने के साथ कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ करने की घोषणा की गई है। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र के लिए संस्थागत वित्त के प्रवाह में काफी सुधार होगा। अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष के अंतर्गत एम्स अस्पताल में मिलेट कैंटीन खोली जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नए दिशा निर्देशों के तहत अस्पतालों में मरीजों को बेहतर भोजन उपलब्ध कराने के लिए बाजरे से जुड़े व्यंजन उपलब्ध होंगे। चिकित्सा निदेशक ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। डॉक्टरों के अनुसार बाजरे से बने व्यंजन सेहत के लिए बेहद लाभकारी होते हैं। कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से किसान उत्पादक कंपनियों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और CEO का प्रशिक्षण संपन्न किया गया। ज्ञात हो कि इस बार के G20 शिखर सम्मेलन का विषय वसुदेव कुटुंबकम है और कृषि व्यवसाय में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के 8 जिलों की 22 महिला किसान उत्पादक कंपनियों की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और CEO का 2 दिवसीय प्रशिक्षण मांडू स्थित सामुदायिक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को बिजनेस प्लानिंग का प्रशिक्षण दिया गया। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन, नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और समुन्नति संस्थाओं के सहयोग से प्रदेश में पूर्ण रूप से महिला सदस्यों वाली किसान उत्पादक कंपनियों के माध्यम से महिला किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि उनकी आर्थिक उन्नति संभव हो सके। कार्यक्रम में महिला कृषि उद्यमियों ने भी अपनी सफलता की कहानियां बताईं। वडवानी से आई सुश्री योगिता पाटीदार ने बताया कि कंपनी का गठन कैसे किया और प्रशिक्षण से क्या सीखा। मनावर की प्रेम दीदी ने बताया कि कृषि उद्यमी बनने के बाद उनकी आय में तो वृद्धि हुई, साथ ही आत्मविश्वास भी बढ़ गया है। और मध्य प्रदेश के किसानों से सरकार इस बार 2,125 रुपए समर्थन मूल्य प्रति क्विंटल पर 80 लाख टन गेहूं खरीदने जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने इसकी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए किसानों के पंजीयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसान 6 फरवरी से प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जाकर पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा 50 रुपए शुल्क देकर MP ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर लोक सेवा केंद्र से भी पंजीयन करा सकते हैं। इसमें किसानों को बोवानी के क्षेत्र की जानकारी देनी होगी, जिसका मत्स्यपन पटवारियों से कराया जाएगा। भुगतान आधार नंबर से जुड़े बैंक खाते में ही होगी, ताकि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। खाद्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में किसानों के पंजीयन के लिए 3,480 केंद्र बनाए गए हैं। जो किसान समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचना चाहता है, उसे पंजीयन कराना होगा। इसमें उसे ये जानकारी देनी होगी कि उसने कितने क्षेत्र में गेहूं की बोवनी की है और वे कब उपज किस केंद्र पर बेचना चाहेगा। और शनिवार को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के देवघर में इफ्को नैनो यूरिया प्लांट की 5वीं यूनिट का भूमि पूजन और शिलान्यास किया था। नैनो यूरिया की देवघर इकाई बनने से यहां प्रतिवर्ष लगभग 6 करोड़ तरल यूरिया की बोतलों का निर्माण किया जाएगा। इससे नैनो यूरिया आयात पर हमारी निर्भरता कम होगी और भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा। केंद्र सरकार नैनो यूरिया के उत्पादन बढ़ाने का निरंतर प्रयास कर रही है। नैनो यूरिया का कृषि में उपयोग और इससे होने वाले फायदों पर एक नजर डालते हैं।
नैनो यूरिया किसानों के लिए स्मार्ट कृषि और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने का एक स्थायी विकल्प है। ये उर्वरक के रूप में पौधों की नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा करता है, क्योंकि नैनो यूरिया के कण का आकार लगभग 20 से 50 नैनोमीटर होता है। इससे इसका सतह क्षेत्र दानेदार यूरिया से 10,000 गुना अधिक हो जाता है। इस कारण से नैनो यूरिया दानेदार यूरिया की तुलना में कम लगता है और अधिक प्रभावी होता है। नैनो यूरिया नाइट्रोजन का स्रोत है। नाइट्रोजन पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन के निर्माण एवं पौधे की वृद्धि के लिए उपयोगी है। सामान्यतः एक स्वस्थ पौधे में नाइट्रोजन की मात्रा 1.5 से 4% तक होती है। छिटकवा विधि में यूरिया पौधों की जड़ पर गिरता है, जबकि इसमें सीधे पत्तियों पर छिड़काव होगा। नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करने से नाइट्रोजन की आवश्यकता प्रभावी तरीके से पूरी होती है। इसके नैनो कणों के कारण इसकी अवशोषण क्षमता 80% से भी अधिक पाई गई है, जो कि सामान्यतः यूरिया की तुलना में बहुत अधिक है। यूरिया की एक पूरी बोरी की शक्ति अब आधी लीटर की बोतल में आ चुकी है, जिससे परिवहन और भंडारण में भी बहुत बचत हुई है। उच्च दक्षता के कारण यह पारंपरिक यूरिया की आवश्यकता को 50% या उससे अधिक तक कम कर सकता है। नैनो यूरिया तरल का आकार छोटा होने के कारण इसे पॉकेट में भी रखा जा सकता है, जिससे परिवहन और भंडारण लागत में भी काफी कमी आएगी। प्राकृतिक जैव विविधता बनाए रखने के लिए ही नैनो तरल यूरिया का अनुसंधान किया गया है। केमिकल फर्टिलाइजर भूमि में उपस्थित कुदरती खाद बनाने वाले केंचुओं को मार देता है। वहीं तरल यूरिया का छिड़काव भूमि को किसी भी प्रकार से विषाक्त नहीं करता, जिससे मिट्टी में पाए जाने वाले रोगाणुओं और अन्य जीवित जीवों जैसे केंचुओं पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। यह तरल नैनो यूरिया मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता के संरक्षण में मदद करता है। आज लगभग 5 देशों में तरल यूरिया का निर्यात किया जा रहा है। इफ्को द्वारा बनाया गया यह तरल यूरिया न केवल भारत के बल्कि विश्व के किसानों की भी मदद करेगा। भारत कभी यूरिया को आयात करता था, लेकिन पीएम मोदी द्वारा यूरिया के कई कारखाने पुनर्जीवित किए गए, जिससे भारत ने इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की दिशा में कदम बढ़ाया है। इससे किसान की भूमि भी संरक्षित रहेगी और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। सरकार के तय लक्ष्य के मुताबिक और जिस तेजी से इस दिशा में कार्य किया जा रहा है, उन सभी के फलस्वरूप 2025 तक देश यूरिया उत्पादन में तो आत्मनिर्भरता हासिल कर लेगा, साथ ही साथ जैविक खेती में भी भारत कहीं अधिक आगे निकल जाएगा। भारत सरकार देश में किसानों को जैविक खेती करने के लिए बढ़ावा दे रही है। इससे देश में उर्वरक की खपत में काफी कमी आएगी। इस प्रकार देश आज तरक्की की नई राह बुन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी किसान। इंदौर इन दिनों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की जहां सफलतापूर्वक मेजबानी कर रहा है, वहीं देश भर के खिलाड़ियों को स्वच्छता के संस्कार व पर्यावरण के प्रति प्रेम की सीख भी दे रहा है। देखिए इंदौर से ये खास रिपोर्ट। इंदौर शहर जहां एक ओर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 की मेजबानी कर रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के सबसे स्वच्छतम शहर के अपने तमगे को बरकरार रखने के जज्बे को भी कम नहीं होने दे रहा। इंदौर नगर निगम खेलो इंडिया यूथ गेम्स के महाआयोजन को जीरो वेस्ट अर्थात शून्य कचरा संग्रहण वाला इवेंट बनाए रखने के लिए तत्पर है और इस कड़ी में विशेष योजना पर काम कर रहा है। यहाँ 6 तरह से कचरा अलग किया जाता है। आयोजन स्थल पर मोबाइल कंपोस्टिंग वैन लगी है, जो गीले कचरे को खाद में बदलने का काम करती है। यहाँ खाद बनाने का पहला चरण पूरा होता है। सूखे कचरे को भी यहीं से छांट कर आगे भेजा जाता है, जहाँ से रिसाइकलिंग उद्योग से जुड़े लोग इसे ले जाते हैं। इंदौर 6 बार से नंबर 1 आ रहा है और वो नंबर 1 आ रहा है अपने मेथड्स और प्रोसेस की वजह से। जीरो वेस्ट इवेंट का मतलब एक्चुअल में ये है कि जो यहाँ से जो भी वेस्ट गार्बेज निकलेगा उसको हम लोग यहीं पे प्रोसेस करके और यहाँ से सीधा ट्रांसफर स्टेशन भेजेंगे, जो कि हमारा हब बना हुआ है, गार्बेज हब बोलते हैं जिसको। तो वहाँ पे जाएगा, जिसमें हमारा सूखा जो ड्राई वेस्ट है, ड्राई वेस्ट का कलेक्शन के लिए ये वाला हब बनाया हुआ है। और जो हमारा वेट वेस्ट है, वेट वेस्ट मतलब गीला कचरा जो कि किचन से निकलता है, उसके लिए हमारी मोबाइल कंपोस्टिंग वैन है, तो वो आपको आपके किचन पे मिल जाएगी। किचन के बाहर रखा है, जिसमें जो वेट वेस्ट है उसको हम लोग 95% तो प्रोसेस यहीं पे मोबाइल वैन के द्वारा कर देते हैं। देन 5% जो प्रोसेसिंग उसकी होती है खाद बनाने की, वो वहाँ पे होती है, जो कि अपना प्लांट बना हुआ है। जीरो वेस्ट का संकल्प साकार करने के लिए नगर निगम के साथ समाज सेवी संस्था भी जुटी हुई हैं। सफाई के प्रति जागरूकता का आलम ये है कि यहाँ नगर निगम के साथ ही अन्य संस्था के कर्मचारी नियुक्त हैं, जबकि इनकी निगरानी के लिए भी हर जगह एक व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। स्वच्छता ही अच्छे स्वास्थ्य को जन्म देती है और अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छा खिलाड़ी बनाता है। इंदौर में देश भर से आए एथलीटों ने इस बात को बेहद करीब से देखा और जाना। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल।
उत्तराखंड में शिमला मिर्च की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। किसान लाल मिर्च की बुआई के लिए भी खेत तैयार कर सकते हैं। साथ ही बैंगन की बुआई करें। यहाँ टमाटर की बुआई कर ले। वहीं खीरे की खेती के लिए नर्सरी तैयार करते रहे। अभी लौकी की बुआई कर सकते हैं। उत्तराखंड में गेहूं के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। गेहूं के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करें। यहीं के किसान लहसुन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करते रहे। उत्तराखंड में आलू के खेत से जल निकासी का प्रबंध कर सकते हैं। वहाँ मटर की बुआई के लिए खेत तैयार कर ले। इस समय गन्ने की कटाई करें। हरियाणा में सरसों की कटाई कर ले। सरसों में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करते रहें। सरसों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में सरसों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़के। किसान भिंडी की बुआई करें। यहाँ मूंग के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर ले। अभी गेहूं के खेत में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में गेहूं में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। हरियाणा में गन्ने की कटाई कर ले। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में आए भारी भूकंप से हुई जानमाल की हानि पर भारत के 140 करोड़ लोगों की ओर से सभी भूकंप पीड़ितों के साथ संवेदनाएं व्यक्त की हैं। पीएम मोदी ने कहा कि तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। साल 2024 में देश में लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने की अश्वनी उपाध्याय की याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय का सुनवाई से इनकार। उच्च न्यायालय ने कहा कि हम कानून बनाने वाले नहीं हैं। इस तरह के मामलों में फैसला लेना संसद का काम है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने प्रचार तेज कर दिया है। राज्य में 16 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को मतों की गिनती होगी। तेलंगाना में वित्त मंत्री टी हरीश राव ने विधानसभा में राज्य का 2023-24 का बजट पेश किया। राज्य सरकार ने 2023-24 वित्तीय वर्ष में 2,90,396 करोड़ रुपए के बजट परिव्यय का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली के मेयर और स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव कराने को लेकर तीसरी बैठक में भी हंगामा हुआ। आम आदमी पार्टी के हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम के सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई।
भारत की G20 अध्यक्षता के तहत बेंगलुरु में पहली ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की बैठक का दूसरा दिन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे स्वच्छ ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंचकर विचार विमर्श। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 5 नए जजों को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस संजय करोल, जस्टिस PV संजय कुमार, जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस मनोज मिश्र नए जजों में शामिल। राजधानी दिल्ली में सटे गाजियाबाद के इंदिरापुरम में लकड़ी के गोदाम में भीषण आग लग गई। दमकल विभाग के 4 फायर टेंडरों ने पहुंचकर आग पर करीब 1.5 घंटे में काबू पाया। लाखों रुपए कीमत की लकड़ियां जलकर राख हो गईं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में छीका के पास हिमस्खलन की चपेट में आने से BRO के 2 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं एक मजदूर लापता बताया जा रहा है। बचाव अभियान जारी है। उत्तराखंड के चमोली जिले के कर्णप्रयाग क्षेत्र में 38 घरों में बड़ी बड़ी दरारें हुई हैं। प्रशासन ने आनन फानन में प्रभावित हुए सभी मकानों को खाली करा लिया गया है। सभी प्रभावित परिवारों को नगरपालिका के रैन बसेरों और ITI कॉलेज की कक्षाओं में शिफ्ट कर दिया गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार।